आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं और दो खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इजराइल पर ईरान का हमला बज़ाहिर नाकाम रहा। अमेरिका का बयान, पूरी दुनिया को ईरान के हमले की मजम्मत करनी चाहिए। अमेरिकी वज़ीर खारजा का बयान, अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफ दह होगा। आयतुल्लाह ख़ुमैनी की वार्निंग। इजरायली शहर जफा में फायरिंग से 8 इजरायली हलाक, 7 जख्मी, 2 हमलावरों को बाद में किया गया हलाक। थाईलैंड में स्कूली बस पर आग लगने से 23 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। सोनम वांगचुक और 150 दीगर हामियों को हिरासत में लेने के खिलाफ आज लद्दाख में मुकम्मल बंद। लोगों ने किया एहतजाज। अनंतनाग में गाड़ी की टक्कर से एक शख्स की मौत, 2 दीगर जख्मी। निशात श्रीनगर से लापता नौजवान की लाश एक नदी से बरामद। पुणे में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, दोनों पायलटों समेत 3 अफराद हलाक। और यौम पैदाइश पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को सदर हिंद, नायब सदर और वजीर आजम का खराज अकीदत। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बात लद्दाख की करते हैं। लद्दाख के अंदर आज मुकम्मल बंद है। सोनम वांगचुक का जिन्हें पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया है सिंघू बॉर्डर पर, अपने 150 हामियों समेत उन्हें 2 रोज कबल पुलिस की जानिब से दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं लद्दाख के अंदर कल भी हमने देखा है कि वहां पर भी मुकम्मल बंद रहा और आज भी मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से, जिनमें KDA और ले एपेक्स बॉडी की जानिब से उन्होंने लद्दाख बंद की कॉल दी है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज भी हुए हैं। दिल्ली पुलिस के खिलाफ एहतजाज भी किया गया है। करगिल के अंदर, लेह के अंदर भी लोगों ने एहतजाज किया। आपको बताते चले, सोनम वांगचुक के अपने हामियों समेत हिरासत में लिए जाने पर आज लद्दाख में मुकम्मल हड़ताल है, जिस दौरान सड़कों से ट्रांसपोर्ट गायब रहने के साथ साथ कारोबारी सरगर्मियां भी बंद रही, जिससे मामूलात जिंदगी मुतासर रही। लद्दाख में लोगों की एक बड़ी तादाद ने, लेह के अंदर भी लोगों की एक बड़ी तादाद ने सोनम वांगचुक की हिरासत में लेने के खिलाफ एहतजाज भी किया है। लद्दाख में हड़ताल के बीच मशहूर समाजी और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक, जिन्होंने लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और दीगर मुतालबात के लिए दिल्ली तक मार्च किया है, को दिल्ली पुलिस ने उनके हामियों समेत उन्हें सिंघू बॉर्डर पर हिरासत में लिया। ये तस्वीरें आज सुबह की करगिल के अंदर लोग वहां पर बाहर आए और एहतजाज भी किया है कि जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पर सोनम वांगचुक और उसके दीगर जो 150 हामी उनके साथ थे, जिनमें से ख्वातीन और बुजुर्ग भी साथ थे, और उसके साथ साथ ही वहां पर जो मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख के डॉक्टर हनीफा जान, उससे बाद में अब अगरचे रिलीज किया गया, रिहा किया गया, लेकिन उन्हें भी हिरासत में लिया गया था। 150 के करीब अफराद को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद ही लद्दाख और करगिल और लेह के अंदर भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। कल भी हमने देखा है कि वहां पर मुकम्मल बंद रहा और आज भी मुकम्मल बंद है लेह के अंदर। और ये करगिल की तस्वीरें हैं कि वहां पर लोग एक बार फिर बाहर आए, सड़कों पर बाहर आए और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के खिलाफ और उनकी रिहाई की अपील करते हुए उन्होंने मांग की है कि उन्हें रिहा किया जाए, सोनम वांगचुक जिन्हें हिरासत में लिया गया। और साथ ही साथ उन्होंने मांग की है कि जो लद्दाख को रियासत का दर्जा, जो उनकी मांग है गुज़िश्ता कई सालों से लगातार वो मांग कर रहे हैं, उस पर उन्होंने एहतजाज किया है कि लद्दाख के लिए मुकम्मल रियासत का दर्जा उसे दिया जाए और साथ ही साथ जो दीगर मुतालबात है लद्दाख के उन्हें पूरा किया जाए। एक बार फिर करगिल के अंदर लोगों ने एहतजाज किया।
ये तस्वीरें हैं उन हामियों की जिन्हें पुलिस की जानिब से दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर हिरासत में लिया है, जो सोनम वांगचुक के साथ थे, जिन्हें 2 रोज कबल सोनम वांगचुक का और उसके साथ साथ ही जो दीगर उनके साथी थे 150 के करीब, उन्हें दिल्ली पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीरें हैं पुलिस थाने के अंदर जो लद्दाख के लोग हैं, इन्हें दिल्ली पुलिस की जानिब से हिरासत में लेने के बाद ही पुलिस थाना मुंतकिल किया गया। ये तस्वीरें हैं उन हामियों की जिन्हें सोनम वांगचुक के साथ हिरासत में लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ से लेह के अंदर भी आज मुकम्मल बंद है, मुकम्मल हड़ताल है और करगिल के अंदर भी लोगों की जानिब से एहतजाज किया गया है उन्हें सोनम वांगचुक को रिहा करने और जो लद्दाख के मुतालबात हैं, रियासत का दर्जा और साथ ही साथ अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन, लोकसभा, राज्यसभा जो सीटें हैं उनको लेकर भी उन लोगों की मांग है। लगातार वो एहतजाज और साथ ही साथ अपनी मांगों को लेकर जो एक पैदल मार्च उन्होंने किया। सोनम वांगचुक अपने साथी समेत उन्हें दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर हिरासत में लिया है। जम्मू जिला की 11 सीटों पर वोटिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें स्ट्रांग रूम पहुंच गई हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और एमएएम कॉलेज में कायम स्ट्रांग रूम्स में जहां ईवीएम्स को गुज़िश्ता रात ही सख्त सिक्योरिटी के बीच पहुंचाया गया, वहीं स्ट्रांग रूम्स के आसपास सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि ड्रोन से भी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। मज़ीद तफसीलात दे रही हैं जम्मू से शिल्पा शर्मा। जम्मू जिला के 11 सीटों पर हुए मतदान के बाद ईवीएम मशीन को जम्मू के एमएएम कॉलेज और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज में जहां पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, यानी कि एमएएम कॉलेज में और पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और देर रात ईवीएम मशीनों को जो है वो स्ट्रांग रूम पर पहुंचाया गया। इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। स्ट्रांग रूम के बाहर आप देखेंगे सुरक्षा बलों को तैनाती की गई है और 24 घंटे जो है वो ईवीएम मशीन की निगरानी के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि 11 जिलों पर जो है वो मतदान हो चुका है और देर शाम एसएसपी जोगिंदर सिंह और डीसी सचिन कुमार भी स्ट्रांग रूम का दौरा किए थे, जहां पर सुरक्षा और अन्य बंदोबस्त की जो है वो समीक्षा भी ली गई। साथ ही साथ स्ट्रांग रूम की ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी और जिस प्रकार से बीती रात करीबन जो है वो 7 बजे ईवीएम मशीन जो है वो पहुंचाने का काम शुरू किया गया, जिसको लेकर आपको बता दें कि एशिया से विक्रम चौक और विक्रम चौक से पीएचक्यू रोटरी तक जो है वो मार्ग बंद रखा गया। अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में जो है वो मशीन रखी गई है और 24 घंटे जो है वो निगरानी की जाएगी। सीसीटीवी कैमरा से जो है वो निगरानी की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जम्मू जिला में आपको बता दें आरएसपुरा, साथ ही साथ जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, नगरोटा, साथ ही साथ अखनूर, छंब, जम्मू पश्चिम, उत्तर पूर्व, बहुसीट, मड, बिश्ना, इन सीटों पर जो है वो मतगणना जम्मू में होगी और इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जहां पर एमएम कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है वो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त किया गया है और देर रात से ही ईवीएम मशीन यहां पर जो है वो पहुंच गई है और साथ ही साथ आप देखिए सुरक्षा बल यहां पर तैनात किए गए हैं और बीती रात जो है वो एसएसपी जोगिंदर सिंह भी यहाँ पर जो है वो दौरा करने के लिए पहुंचे थे, डीसी भी यहाँ पर जो है वो दौरा करने के लिए पहुंचे थे, जहाँ पे पूरी तरीके से जो है वो समीक्षा ली गई। सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में जो है वो ईवीएम मशीन को रखा गया है। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा और साथ ही साथ सुरक्षा बल की निगरानी में ईवीएम मशीन रहेगी। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा। बढ़ते आगे बात जरा जनूबी कश्मीर की करते हैं। जनूबी कश्मीर में इस तरह का एक हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत जबकि 2 दीगर जख्मी हुए हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के वेरीनाग के बोनागुंड इलाके में एक गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान बहक जबकि 2 दीगर शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। जराये का कहना है कि आज सुबह एक नामालूम शख्स की जानिब से चलाए जाने वाली आल्टो कार ने बोनागुंड इलाके के अंदर सड़क पर 3 राहगीरों को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही जान चली गई है जबकि 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल अनंतनाग मुंतकिल किया गया है। जांबाग शख्स की शनाख्त गुलाम नबी मीर, जिनकी उम्र 67 साल बताई जा रही है और 2 जख्मियों उनकी शनाख्त जो है हसीना, जो कि
बताया जा रहा है कि गुलाम नबी मीर की उनकी अहलिया है जिनकी उम्र 62 साल है, उनकी वो जख्मी हुई है। और साथ ही साथ मुश्ताक अहमद मीर जिनकी उम्र 46 साल बताई जा रही हैं, वो भी इस हादसे में जख्मी हो गए। ये तमाम अफराद चंगनद डूरू के रहने वाले हैं और इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। आपको बताते चले कि सड़क के एक दिलदोज हादसे में एक शख्स की जान चली गई है जबकि 2 दीगर जख्मी हुए हैं। एक आल्टो कार ने सड़क पर चलते 3 राहगीरों को जोरदार टक्कर मार दी जिसके नतीजे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो जाती है जबकि 2 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। एक और बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां पर एक नौजवान की लाश बरामद हुई है। जिला श्रीनगर के निशात इलाके में एक 22 साल नौजवान जो लापता हुआ था, उनकी लाश गुज़िश्ता रात एक नदी से बरामद हुई है। ज़राए का कहना है कि मकामी लोगों ने गुज़िश्ता रात नदी में एक लाश देखी है और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी है। पुलिस ने लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए करीबी अस्पतालों से मुंतकिल किया गया है और उसके साथ साथ ही मजीद तहकीकात इस हवाले से शुरू कर दी है। और उस नौजवान जिसकी लाश मिली है उसकी शिनाख्त रोमन नज़ीर जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, ये वानपुरा ब्रेन के रहने वाले हैं। ये नौजवान जिसकी ये शिनाख्त हुई है 28 सितंबर से वो लापता था और कल निशात पुलिस स्टेशन में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन रात देर गई इसकी लाश मिली। एक नौजवान की लाश मिली है जो 28 सितंबर से लापता था और कल एक नदी से, जो मकामी नदी वहां पर निशात के अंदर, वहां से इस नौजवान की लाश मिलती है। जब मकामी लोग Genies. चलिए एक और बड़ी खबर, जहां पर एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है जिसके नतीजे में 3 अफराद की मौत हुई है। पुणे के वाधवन इलाके के अंदर एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार 3 अफराद की जान चली गई है। पुलिस और एविएशन हुकाम हादसे की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश वो कर रहे हैं, लेकिन हादसे में 2 पायलट समेत 3 अफराद की मौत हुई है। तामाइन शाहिदीन का मानना है कि वहां पर जो धुंध है उसकी वजह से ये हादसा पेश आया है, लेकिन गहरी जो धुंध छाई हुई है इलाके के अंदर उसकी वजह से हादसा जो है वो पेश आया होगा। लेकिन अभी इस सिलसिले में जो है तहकीकात की जा रही है कि आया ये हादसा किस वजह से पेश आया है। पुणे के बादवन बुद्रुक इलाके में हेलीकॉप्टर गिरने से 3 अफराद की जानें चली गई हैं। पुलिस और एविएशन हुकाम हादसे की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश कर रहे हैं और आज सुबह एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया जिसमें 3 अफराद जांबाक हो गए। हादसा सुबह 6:45 के करीब आया है जब हेलीकॉप्टर ऑक्सफोर्ड गोल्फ क्लब के हेलीपैड से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद गिरकर तबाह हो गया है। ऐन शाहिदीन के मुताबिक हादसे के वक्त इलाके में घनी धुंध छाई हुई थी जो मुमकिना तौर पर हादसे की एक बड़ी वजह हो सकती है। ताम हादसे की इतला मिलते ही मकामी लोगों ने पुलिस को इतला दी है और पुलिस वहां पर पहुंची है। पुलिस स्टेशन के अफसरान और दीगर इमरजेंसी खदमात जिनमें फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर वहां पर पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन में जो 4 फायर इंजन और 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस ने हिस्सा लिया है, लेकिन वहां से जो 3 लाशों को बरामद किया गया है। तो मरने वालों में बताया जा रहा है कि 2 पायलट और 1 इंजीनियर शामिल है।
पुलिस और एविएशन के अफसरान हादसे की वजूहात की तफ्तीश कर रहे हैं और साथ ही साथ फिलहाल तकनीकी खराबी या खराब मौसम को मुमकिन असबाब के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि या तो मौसम खराब, जिस तरह से बताया गया है कि वहां पर गहरी धुंध इलाके के अंदर छाई हुई थी जो एक इस हादसे की वजह हो सकती है, और दूसरा तकनीकी खराबी की वजह भी हो सकती है। ये दूसरा मौका है जब पुणे में हेलीकॉप्टर हादसा पेश आया है। इससे कबल अगस्त में भी पुणे के इलाके पावड़ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें 4 अफराद जख्मी हो गए थे। वाशिंगटन डीसी में एक प्रोग्राम के दौरान वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा है कि हमने चीन के साथ माहदे किए थे कि किस तरह सरहद को पुरअमन और पुरसुकून रखा जाए, और उन माहदों की चीन ने साल 2020 में खिलाफ वर्जी की थी। उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान अगरचे कशीदगी बरकरार रहती है तो ये बाकी रिश्तों पर भी असरअंदाज होगा, जबकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात पिछले 4 सालों से अच्छे नहीं हैं। When it comes to trade, correct me if I'm wrong, I think China accounts for globally about 31-32% of global manufacturing. I think that would be the right number. And a lot of that has happened because over multiple decades, the international business, which is primarily Western-led, has chosen to collaborate with China for mutual benefit. So today for any country, if you are into any kind of consumption or even into any kind of manufacturing, sourcing out of China is something which is inevitable, because if you are consuming, if you are not manufacturing and consuming, that's probably where you get a lot of things the cheapest. And even if you are manufacturing, a lot of your components and your semi-processed materials, come out of there. So what happens is that, in a sense, trade with China at one level is almost autonomous of the political or the rest of the relationship, you can say. So I don't think it's just a question of numbers. You also need to look at what is it which you are trading, because there would be countries who would be more sensitive to their exposure. There would be countries who wouldn't care. So I think for us today, because we were earlier on digital, on technology, we are very sensitive to our data flows. It's often to me a little perplexing that people debate so deeply how the data must be secured at home, but are less concerned about what happens when the data leaves your borders. So in a much more data sensitive world, in a much more technology sensitive world, I think it's important to look at what your exposures are, how do you mitigate it, how do you balance it, how do you diminish the risks. Separately from that, in terms of our own relationship with China, I think it's a long story, but the short version is that we had agreements on how to keep the border peaceful and tranquil, and those agreements were violated by China in 2020. And because we have forward deployments of our militaries, there are resulting tensions, and until those forward deployments are addressed, the tensions would continue. If the tensions continue, it casts a natural shadow over the rest of the relationship. So our relationship hasn't been great for the last 4 years. सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और दीगर अहम शख्सियात ने आज गांधी जयंती के मौके पर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया है। 2 अक्टूबर को हिंदुस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है। इस मौके पर सदर हिंद, नायब सदर वज़ीर आज़म मोदी और दीगर लीडरान ने उन्हें भी याद किया और खराज अकीदत पेश किया है। पीएम मोदी और दीगर लीडरान ने
खराज पेश करते हुए एक्स पर लिखा है कि तमाम हमवतनों की तरफ से बापू को उनकी जयंती पर खराज अकीदत पेश करता हूं। उनकी जिंदगी और उसूल जो सच्चाई, हम आहंगी और मसावात पर मबनी थे, हमेशा हमवतनों के लिए मशल-ए-राह बने रहेंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को फूलों की चादर भी पेश की है। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए एक और पैगाम में लिखा कि मुल्क के जवानों, किसानों और इज्जत नफ्स के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर इंतहाई इज्जत के साथ खराज अकीदत पेश करता हूँ। इधर स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस अहम मोड़ पर 10,000 करोड़ रुपए के सफाई के मंसूबों का इफ्तिताह किया गया है। मिशन अमृत के हिस्से के तौर पर पानी और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि अब से 1000 साल बाद जब 21वीं सदी के हिंदुस्तान के बारे में मुताला किया जाएगा तो स्वच्छ भारत अभियान को याद रखा जाएगा। इस सदी में स्वच्छ भारत दुनिया की सबसे बड़ी और कामयाब तरीन अवामी करारदाद है जिसकी क़यादत लोगों ने की थी। आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन है। कहीं कोई बूढ़ी मां अपनी बकरियां बेचकर शौचालय बनाने की मुहिम से जुड़ी, किसी ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया तो किसी ने शौचालय बनाने के लिए जमीन दान कर दी, कहीं किसी रिटायर्ड टीचर ने अपनी पेंशन दान दे दी, तो कहीं किसी फौजी ने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे स्वच्छता के लिए समर्पित कर दिए। अगर ये दान किसी मंदिर में दिया होता, किसी और समारोह में दिया होता तो शायद अखबारों की हेडलाइन बन जाता और सप्ताह भर उसकी चर्चा होती। लेकिन देश को पता होना। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका, जहां पर ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी इस वक्त लगातार देखी जा रही है, वहीं पर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि इजराइल चंद दिन में ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि इजराइल ईरान की तेल तंसीबात और दीगर स्ट्रैटेजिक मकामात को निशाना बना सकता है। आपको बताते चले कि जहां पर गुज़िश्ता रात ईरान की जानिब से इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं, जिनके बारे में मालूमात और अंदाजे आने का सिलसिला शुरू हो गया है।
इजरायली मीडिया के मुताबिक तल अबीब और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में दर्जनों धमाके हुए हैं। इस दौरान दारुल हुकूमत समेत इजराइल भर में सायरन बजाए जाते रहे और तमाम शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का हुक्म भी दिया गया था। लेकिन गुज़िश्ता शब होने वाले ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को ज़ेर ज़मीन जाने पर मजबूर कर दिया है। इजरायली टीवी के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों के दौरान जान बचाने के लिए इजरायल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और उनकी काबिना के मुत्तहिद अरकान को कई घंटों तक ज़ेर ज़मीन छुपने के लिए बनाई गई पनाहगाहों में रहना पड़ा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अमरीकी मीडिया ने भी दावा किया है कि आने वाले वक्त में इजरायल की जानिब से ईरान पर एक बड़ा हमला किया जा सकता है, जिस दौरान तेल तनसीबात और दीगर स्ट्रेटेजिक जो मकामात हैं उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।